वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत में नरेंद्र मोदी ने तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया है। गैर मुतवक्के तौर पर उनकी पार्टी बीजेपी पार्लियामान में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। माहिरीन समझते हैं कि उसकी एक वजह नरेंद्र मोदी की तरफ से सियासत में खुल्लम खुल्ला मजहबी कार्ड का इस्तेमाल है। बीजेपी के रहनुमा अपने बयानात में भारतीय आइन में उन तरामीम और तब्दीलियों की बात भी करते रहे हैं जिन्हें भारत की अक़लियती और इलाकाई जमातों ने मुस्तरद किया है। पिछले 10 सालों में बीजेपी के हिंदुत्व नज़रियात की वजह से निचली ज़ात के हिंदुओं, दीगर मजहबी अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए हिंदू मुआशरे में जगह तंग हुई है। हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से अक़लियतों पर होने वाले हमलों के नतीजे में आलमी सतह पर भारत के एक सेकुलर मुल्क होने के दावे को भी ठेस पहुंची है। सियासी माहिरीन समझते हैं कि इन इंतखाबात में अवाम ने एक तरह से एहतसाब के लिए वोट डाला और इज्तिमाई शऊर की बिना पर बीजेपी की सियासत को मुस्तरद किया। आज के शो में इसी मौजू पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इंतखाबात में गैर मुतवक्के नताइज कौन कौन से थे। भारतीय इंतखाबात में होने वाले अपसेट्स में मुसलमान, दलित और दीगर निचली ज़ात के हिंदुओं के वोटों की अहमियत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में फ़ायज़ा बुखारी मौजूद हैं। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना अहम है, अगर हम इंतखाबात में मुस्लिम और निचली ज़ात के हिंदुओं के वोट की बात करते हैं, दलित कम्युनिटी के वोट की बात करते हैं, कितना अहम है ये वोट फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और क्या किरदार अदा किया इसने इस दफ़ा? बिल्कुल असद, तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम्स, दलित और दीगर जो निचली ज़ात की जो बरादरियाँ हैं, कम्युनिटीज़, उनके वोट ने बहुत से अपसेट्स किए हैं और बहुत अहम किरदार अदा किया है। बीजेपी को जो धचके लगे हैं मुख्तलिफ रियासतों में, यहाँ अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ये एक ख़बर लगाई कि इस बार भारत के जो बहुत ताकतवर वज़ीर आज़म समझे जाते हैं मोदी, उनको निचली ज़ात के जैसे दलित हैं और डिफरेंट बरादरी और मुस्लिम जो वोटर्स हैं, उन्होंने उनका गुरूर तोड़ दिया और उन्होंने अपनी ताकत से ये साबित किया कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और उन्होंने एक तरह से बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की, अपने वोट से उन्होंने ये साबित किया। सबसे पहले मैं रियासत उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूँगी। वहाँ पर पिछले दोनों इंतखाबात में यानी 2014 और 2019 में बीजेपी को बहुत अच्छी कामयाबी मिली थी और पिछले इंतखाबात में उनको वहाँ से 62 वोट्स मिले थे, लेकिन इस बार वो कम हो गए, 33 रह गए। अब वहाँ पे एक वाक़े का खुसूसी तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगी। अयोध्या में जहाँ पे राम मंदिर जो है वो बनाया गया, बीजेपी ने इस बात को यकीनी बनाया कि इलेक्शन होने से पहले उसका इफ्तिताह कर दिया जाए। तो रॉयटर्स जो एक खबर सा इदारा है, उन्होंने एक रिसेंटली वहाँ जाके लोगों से बात की, एक रिपोर्ट अपनी फ़ाइल की है। उसमें उन्होंने लोगों से पूछा इसी मंदिर के हवाले से, तो उन्होंने कहा देखिए मोदी ने मंदिर तो बना दिया, अब हम सिर्फ मंदिर का क्या करें, हमारे मसाइल हो रहे हैं, हमें गुर्बत का खात्मा चाहिए, हमें नौकरियाँ चाहिए और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लोकसभा में अब हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश की आखिर इतनी इम्पोर्टेंस है क्यों। उत्तर प्रदेश की कुल लोकसभा यानी लोअर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का, 80 सीट्स यानी सबसे ज़्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश की हैं रियासत के तौर पे। बिल्कुल। और वहाँ पे जो वहाँ के वोटर्स की कंपोजिशन है, बहुत वैरायटी है। वहाँ पे 20% मुस्लिम्स हैं, इसके अलावा 20% दलित वोटर्स हैं, 40% जो हैं दीगर निचली ज़ातों के वोटर्स हैं। और ये कहा जाता है भारत में कि किसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रास्ता यूपी से होके जाता है। और जिस तरह पंजाब जो है पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनवाने में किरदार अदा करता है, तो यूपी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए किरदार अदा करता है। बिल्कुल ऐसा करता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो इस बार मोदी ने बहुत से मुस्लिम मुखालिफ जो है वो बयानात दिए। तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि अयोध्या में उन्होंने मस्जिद और मंदिर उसके हवाले से तो बहुत बात की, लेकिन वो वहाँ के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको भूल गए, जबकि पिछले इंतखाबात में उन्होंने फोकस किया था कि लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। तो इस वजह से उनको लास्ट टाइम जो है वो ज़्यादा वोट्स मिले थे। लेकिन फ़ायज़ा, एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा था और कई जगहों पे लिखा भी गया कि इस दफ़ा पार्लियामेंट में एक तो मुसलमानों की नुमाइंदगी कम है, एक तो वो एक बड़ा मसला है, और उसके साथ साथ कोई एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है इस दफ़ा कैबिनेट में, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है। जी, इसकी क्या वजह रही? असद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कैबिनेट काबीना बनी है उसमें एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है।
भारत की आबादी को अगर आप देखें तो उसमें तकरीबन 14 से 15% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अगर सियासी मंजरनामे में पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी देखी जाए तो वो 5% से भी कम है, जिस पे तज्ज़ियेकार तशवीश का इजहार करते हैं कि ये रिप्रेजेंट नहीं करती उनकी जो पॉपुलेशन है उसको। और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पिछले इंतखाबात में जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए थे फील्ड में, उनकी जो कामयाबी की शरह थी वो 5.5% थी, लेकिन इस साल वो कम होकर 4.5% रह गई है। तकरीबन 1% का फर्क आया, 5.5 से कम होकर 4.5%। बिल्कुल। और लोकसभा में पिछले साल मुस्लिम जो उम्मीदवार जो गए थे वहाँ पे पहुँचे थे वो 26 थे, इस बार कम होकर 24 हो गए हैं। इसके अलावा 2019 में मुस्लिम्स जो मुख्तलिफ पार्टीज़ ने खड़े किए थे उम्मीदवार, वो टोटल 115 थे और अब जो है वो कम होकर 78 हो गए हैं, जो कि एक बिग डिफरेंस है। तो इस लिहाज से तज्ज़ियेकार ये भी कह रहे हैं कि इस बार मोदी की तरफ से, उनकी बीजेपी पार्टी की तरफ से आइन को तब्दील करने की जो बात की गई थी उससे बहुत तशवीश बढ़ी मुसलमानों में, दलित और दीगर कम्युनिटीज़ में, और ये भी एक वजह बनी कि उन्होंने जो है तो इसी वजह से एक ब्लॉक के तौर पे वोट डाला मुसलमानों ने, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत सोचे समझे अंदाज में जो है वो प्लान तरीके से जो है वोट डाला। और हमने उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर ये देखा, और उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस इसलिए कहते हैं कि वहाँ से होके गुजरती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो मुसलमानों ने इस दफ़ा जो कि एक ब्लॉक पे वोट डाला, तो इसलिए इट डिड मेक अ डिफरेंस। बहुत शुक्रिया फायजा बुखारी, आप हमारे साथ थी स्टूडियोज में। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारत के पार्लिमानी इलेक्शन के नताइज में 2 साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को शिकस्त हुई है। बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातों को भी 6 में से सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। इन अपसेट्स के पीछे क्या मुहारिकात थे, जानते हैं यूसुफ जमील और जुबैर डार की रिपोर्ट में। ये जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर अब्दुल रशीद शेख हैं, जिन्हें पुलिस एक मुजाहरे के दौरान पकड़ कर ले जा रही है। ये एहतजाजी मुजाहरा 2017 में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीनगर के दौरे के दौरान किया गया था। अब्दुल रशीद शेख को, जिन्हें आम लोग इंजीनियर रशीद के नाम से जानते हैं, भारत के कौमी तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA ने तकरीबन 5 बरस पहले मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के एक केस में गिरफ्तार किया था, जब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। गो कि इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर असेंबली के 2 बार रुकन रह चुके हैं। उन्हें एक सियासी नौखेज़ी ख्याल किया जाता था, लेकिन सिर्फ चंद दिन पहले तक उन्होंने हालिया भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के मैदानी सियासत के शहसवारों में से एक साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को बारामूला हल्के में 2,04,000 से जायद वोटों की अक्सरियत से हरा दिया और यूं ज़राए इब्लाग की सुर्खियों में आ गए और डार्क हॉर्स के खिताब के साथ मशहूर हुए। उमर अब्दुल्ला और उन्हीं की तरह एक और साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को इन इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नई दिल्ली में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी BJP और इसकी मकामी इत्तेहादी जमातों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 में से सिर्फ 2 नशस्तों पर कामयाबी मिली है। मकामी सियासी हलकों और आम लोगों में हार जीत के इस खेल की मुख्तलिफ तावीलें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ, इससे 3 बातें बहुत वाज़ेह हो गई। पहली बात ये कि लोग जो कुछ 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के साथ किया गया उसके फेवर में नहीं, और बीजेपी गवर्नमेंट पूरी दुनिया को जो बता रही थी कि वहाँ के लोग उस चीज़ से खुश, उस चीज़ को लोगों ने नकार दिया। दूसरी बात, जो लोग जेलों में, इंजीनियर रशीद साहब एक साहब हैं, लेकिन वही नहीं है, बहुत सारे लोग। तो कश्मीर का जो एस्पायरेशन है उसको बहरहाल वही लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो जेलों में हैं। यहाँ जो NC के या PDP के कैंडिडेट्स हैं उनका भी यही हाल हो जाता है, तो लोग इनसे खासे खफा थे। जहाँ तक इंजीनियर रशीद का ताल्लुक है, एक तो उसको हमदर्दी का वोट मिला है कि उसका बेटा था, तो वो कह रहा था मेरा बाप जेल में है, उसको छुड़ाने का तरीका है। दूसरा, जो प्रो सेपरेटिस्ट जो एक था सेंटिमेंट, ज़्यादातर नए लड़के जो थे, यूथ जो थे वगैरह, वो उसके साथ जुड़ गए, उसी की वजह से उसको ज़्यादा वोट मिले। उमर अब्दुल्ला एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसके मुकाबले अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से जाए तो इंजीनियर रशीद का उतना कद नहीं जितना उसका है। मुझे लगता है कि हमदर्दी ज़्यादा है, मजम्मत से ज़्यादा, क्योंकि ये सब B टीम, BJP के B टीम के खिलाफ
और बीजेपी के खिलाफ सारे वोट पड़े, जहां भी वोट पड़े। लोगों ने एक किस्म से किसी हद तक नफरत की राजनीति को नकारा है। अपोजिशन जमातों और इनके उम्मीदवारों ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान जुल्म का बदला वोट से का नारा लगाया था। वो इस बात पर जोर देते रहे कि इंतखाबात सड़क, पानी, बिजली और लोगों को दरपेश इन जैसे दीगर मसाइल के लिए नहीं, बल्कि 5 साल पहले भारतीय हुकूमत की तरफ से उनके बकौल उठाए गए गैर आईनी और गैर जमहूरी इक़दामात के खिलाफ एक रेफरेंडम है। बहरहाल भारतीय पार्लियामान के इन इंतखाबात के नताज का लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज होना नागुज़ीर है। मकामी सियासी हलकों के मुताबिक ये नताइज अनकरीब होने वाले सूबाई असम्बली इंतखाबात को भी मुतासर कर सकते हैं, क्योंकि वोटिंग पैटर्न का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो कई असम्बली हलकों में जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी सियासी जमातों की हालत पतली नजर आ रही है। वो इसे बदलने में कामयाब होती हैं या नहीं, ये देखना बाकी है, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम है। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। भारतीय इलेक्शंस के नताइज से अवाम की तरजीहात के बारे में क्या पता चलता है? वॉइस ऑफ अमेरिका की सबाशा खान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलम निगार और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सदानंद धूमे से पूछा कि क्या ये इशारा है कि भारतीयों ने बीजेपी की हिंदू कौम परस्ती और कदामत पसंदी की सियासत को मुस्तरद कर दिया है? मुझे नहीं लगता कि आप ये कह सकते हो। अगर आप इन चुनावों का नतीजा देखें तो अभी भी जो भारत में सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिनकी आइडियोलॉजी अंग्रेजी में हम हिंदू नेशनलिज्म कहते हैं। ये ज़रूर सच है कि पहले से उनकी सीटें थी वो घटी हैं, उनकी पहले से 63 सीट कम आई हैं। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो पहले से जो अपोजिशन पार्टीज थे उनकी सीटें काफ़ी बड़ी हैं। पर ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा या एक्यूरेट नहीं होगा। भारत के वोटर हैं, उन्होंने बिल्कुल हिंदू नेशनलिज्म या हिंदुत्व जो कहते हैं हिंदी में उसको रिजेक्ट किया है। छोटी पार्टियों का किरदार इंडिया की सियासत में और उनका इंतखाबात में कितना अहम रोल रहा, खास तौर पर जो अकलियती या निचली बरादरियों की जो पार्टियां थी उनका कितना अहम किरदार था? ये सच है कि काफी पार्टियां हैं जो छोटी पार्टियां हैं, पर ये जो छोटी पार्टियां हैं ये ज्यादातर एक बड़े गठबंधन के साथ मिले हुए हैं। ये पहले से ये एक फर्क है पहले से। दूसरी बात है, अगर आप जो पिछड़े वर्ग कहते हैं हिंदी में, जो उनकी जो पार्टियां हैं उनका थोड़ा परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो जो समाजवादी पार्टी है उनको 37 सीट मिले हैं और बहुत ही अच्छा रहा है उनका प्रदर्शन। पर अगर आप दलितों की पार्टी देखें, बहुजन समाज पार्टी, उनको एक भी सीट नहीं मिला है। और उनका जो वोट शेयर था पहले पिछले इलेक्शन में 4% था, अब उससे वो 2% पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ पार्टियां हैं जो पिछड़े वर्गों के पार्टियां हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे समाजवादी पार्टी, और कुछ हैं जिनका प्रदर्शन बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा है, जैसे बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस दफा कैसे बेहतर कारकर्दगी आपके ख्याल में दिखा पाई है? क्या आप इसकी मकबूलियत में इजाफा होते देखते हैं? और कांग्रेस को खुद को गेम में रखने के लिए आपके ख्याल में क्या करना पड़ेगा? गेम में तो बिल्कुल है, क्योंकि इससे पहले काफी लोग कह रहे थे, उनमें से मैं भी शामिल था, कांग्रेस के उनके हालात बहुत बुरे लग रहे थे। अगर आप एग्जिट पोल को देखें, तो अगर आप पोलिंग को देखें, पर अब उनकी 99 सीट हैं, 99 सीट हैं। पहले तो बस 55 थे, तो पहले से तो काफ़ी बेहतरी हुई है। ये भी देखना होगा कि कई राज्य हैं, स्टेट्स हैं जो भारत के, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये बीजेपी के गढ़ माने जाते थे और अभी भी हैं, पर कांग्रेस का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है इन राज्यों में। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी की जो छवि थोड़ी पहले से अच्छी हुई है, क्योंकि उन्होंने 2 बहुत बड़े पद यात्रा किए थे भारत में, और उससे मुझे लगता है कुछ तो फर्क पड़ा है। तो आपके ख्याल में क्या कांग्रेस वाज लैकिंग इन इट्स नॉर्मल पॉलिटिक्स इससे पहले के इलेक्शंस में? क्या उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की, तगोदौ नहीं की थी, और अब कुछ उन्होंने की तो बट पीपल आर विलिंग टू वोट फॉर देम प्रोवाइडेड दे गेट टू देम? 2 चीजें हैं, एक तो वो है पहले मेहनत भी कम थी,
लीडरशिप का बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि राहुल गांधी को की जो छवि थी वो काफ़ी ख़राब थी। तीसरी बात यह है कि जो अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो भी थी अब मोदी जी के खिलाफ। वो वोटर को के सामने ये थोड़ी क्या कह सकते हैं कि बस देखो हमें आप एक चांस दीजिए, हम सब बदल देंगे। अब वो 10 साल से वही हैं, उन्हीं की सरकार है। तो एंटी इनकम्बेंसी से भी बेशक कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है। पहले की मोदी की नाकाबिले तस्खीर पोजीशन आज मुख्तलिफ है। क्या मोदी को आवाम को एक बार फिर कन्विंस करने के लिए किसी नए एजेंडा या की ज़रूरत होगी, या उन्हें खुद को री इन्वेंट करने की ज़रूरत होगी आपके ख्याल में? अगर मुझे एक सलाह देनी होती उनको, तो मैं कहता कि वो उनको जॉब क्रिएशन, उस पे बहुत ही उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो गया है इस इलेक्शन में कि जो भारत की जो आबादी है, जो बहुत ही उम्र में काफ़ी छोटी है, यंग पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, को अभी वो उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक रीज़न रहा है बीजेपी के परफॉर्मेंस के पीछे। सदानंद धूमे जिस तरह से कह रहे थे कि बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही ओवरऑल इन इलेक्शंस में, और ख़ासतौर पे पिछले चूँकि 10 साल से मोदी हुकूमत में है, तो उसके अगेंस्ट भी थोड़ा सा वोट जो है टिल्ट हुआ, उनके अगेंस्ट किया। और ख़ासतौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात हुई, सभी तज्ज़ियाकार जो इंडियन इलेक्शंस को कवर कर रहे थे या भारतीय सियासत पे नज़र रखे हुए हैं, उनका यही कहना है कि भारत में जब ये बात होना शुरू हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील कर दिया जाएगा और एक सेक्युलर मुल्क जो चंद साल पहले तक माना भी जाता था, अब भी कहा यही जाता है, और एटलीस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक देखते हैं तो भारत एक सेक्युलर मुल्क है। लेकिन हिंदुत्व का जो बीजेपी का एजेंडा रहा, और बीजेपी ने जिस तरह से एक क़दामत पसंदी की सियासत की पिछले 10 साल में अपनी हुकूमत के सेंटर में होते हुए, उसके बाद से जो निचली जमातें, निचली ख़ास तौर पे ज़ातें थीं और मुसलमान थे और जो अक़लियतें थीं, उनका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा, और उसी की वजह से ये एक वोट जो एक ब्लॉक की सूरत में एंटाई बीजेपी वोट पड़ा, उसी की वजह से शायद बीजेपी को वो अक्सरियत जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, चूँकि इलेक्शन से पहले 400 से ज़्यादा नशिस्तों की बात कर रही थी बीजेपी, लेकिन वो एक सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी पार्लियामान में। भारत में अगर हम मुसलमानों की तादाद देखते हैं तो कुल आबादी का भारत में तकरीबन मुसलमान जो हैं वो 15% हैं, और पार्लियामान में उसके अगेंस्ट उनकी अगर नुमाइंदगी का जायज़ा लिया जाए तो इससे पहले 5.5% थी, और इस बार के इलेक्शंस के बाद भारत की पार्लियामान में मुसलमानों की नुमाइंदगी 4.5% है। सियासी तज्ज़ियाकार जो हैं वो समझते हैं कि मुल्की सियासत में मुसलमानों को हालिया इंतखाबात में सबसे कम अहमियत दी गई है, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर अपनी अहमियत साबित की है दोबारा। इस वक्त सोहेल अंजुम वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक हैं, भारत से, दिल्ली से हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं मजीद इस हवाले से। सोहेल, क्या समझते हैं तज्ज़ियाकार कि मुसलमानों की भारतीय पार्लियामान में नुमाइंदगी उनकी आबादी की शरह से इतनी कम क्यों है? सियासी तज्ज़ियाकार ऑफ कोर्स नज़र तो रखे हुए हैं, उस पर हमें तज्ज़िये भी मिल रहे हैं। आपकी जिन असहाब से बात हुई हो या जिस तरह से का तज्ज़िया आपको मिला हो, आपके पास क्या है इस बारे में? में इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मुसलमानों को वोट आमतौर पर इससे पहले मुंतशिर होता रहा है। उसकी वजह यह थी कि एक ही मुस्लिम हलके से कई मुसलमान खड़े हो जाते थे, और अगर कम होते थे तो कुछ दूसरी पार्टियां भी अपने फायदे के लिए डमी उम्मीदवार खड़े कर देती थी, तो इसकी वजह से मुसलमानों के वोट मुंतशिर हो जाते थे। तो वो यही वजह है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से भी बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाते थे। लेकिन इस बार मुसलमानों ने ये किया कि उन्होंने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया अपनी तरफ से, या सियासी पार्टियों ने भी अगर खड़ा किया तो मुसलमानों ने उसकी तरफ देखा नहीं। और मुसलमानों ने इस बार ये किया कि उन्होंने इंडिया अलायंस को ही, जैसा कि तज्ज़ियाकार कहते हैं कि उन्होंने इंडिया अलायंस को ही अहमियत देना जरूरी समझा। उसकी वजह ये थी कि वो समझते थे कि अगर इस बार फिर मोदी की हुकूमत आ गई, पूरी तरह से अक्सरियत मिल गई उसको, तो आइन को तब्दील करने की कोशिश और लोग कर सकते हैं। तो अगर आइन नहीं बचेगा तो मुसलमानों के लिए भी खतरा है, ओबीसी के लिए भी खतरा है, और दलितों के लिए भी खतरा है। तो इसलिए तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुसलमानों ने इस बार बहुत ही सोच समझकर और हिकमत अमली के साथ वोट किया है, जिसकी वजह से हालांकि फीसद तो नहीं बढ़ा क्योंकि कैंडिडेट ही कम खड़े किए गए थे,
पिछली बार के मुकाबले में इस बार कम कैंडिडेट सियासी पार्टियों ने खड़े किए थे, लेकिन फिर भी जो सेकुलर पार्टियां समझी जाती हैं, जैसे इंडिया अलायंस के लोग हैं, तो उनको इन्होंने वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। तो इस तरह से ये तो आप समझ रहे हैं कि जो भी इस वक्त तक तज्जिया हो रहा है उसमें खास तौर पे मुसलमानों ने चूंकि मसलक की बिना पे वोट नहीं डाला इस दफा, तो उसकी वजह से एक ब्लॉक में ये वोट करने के काबिल हुए। तो वोटर्स के लिए मुद्दा क्या था, सबसे ज्यादा अहम मुद्दा मुसलमान वोटर्स के लिए क्या था इन इलेक्शंस में? असल में मुसलमान वोटर्स के लिए भी वही इश्यूज थे जो गैर मुस्लिम वोटर्स के लिए थे, यानी कि बेरोजगारी, महंगाई, फिरकावारियत, हेट स्पीच, नफरत अंगेज सियासत या नफरत अंगेज बयानात। खासतौर से आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कई इंतखाबी तकरीरों में मुसलमानों के खिलाफ बयानात दिए और उन्होंने एंटी मुस्लिम रेटोरिक इस्तेमाल किया। लेकिन इसके अलावा दूसरे इश्यूज ये भी थे कि मुसलमानों ने, तजज़ियाकारों का कहना है कि मुसलमानों ने ये महसूस किया कि अगर इस बार फिर ये हुकूमत आ गई तो हम लोगों के लिए ज़्यादा खतरात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो हुकूमत अपने हिसाब से करेगी, अपनी पॉलिसीज़ को नाफिज करेगी। अब जैसे कि इलेक्शन के पहले बीजेपी ऐलान करती रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद रियासतों ने इस सिलसिले में कानून भी बनाया। तो मुसलमानों ने ये सोचा कि महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीजें तो है ही हैं, अगर ऐसा हुआ तो हमारे दीन और हमारे मजहब पर भी आंच आ सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो गया तो हमारा जो मजहबी आइली कवानीन हमारे हैं वो मुतासिर हो जाएंगे और हमारे मजहब में मुदाखलत का रास्ता खुल जाएगा। तो शायद इसलिए भी, इस वजह से भी मुसलमानों ने ये सोचा कि हमें इंडिया इत्तेहाद को वोट देना चाहिए। तो सोहेल, किसी ज़माने में MY या मुस्लिम यादव वोट जो है उसकी बड़ी अहमियत थी, क्या इसमें कोई तफरीक आई है और अब ये एक ब्लॉक में वोट नहीं करते? क्या मुसलमानों का इसके अलावा भी कोई रिवायती इत्तेहाद रहा है किसी मजहबी अक़लियत से? मजहबी अक़लियत से तो मुसलमानों का कोई रिवायती इत्तेहाद नहीं रहा, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी मुस्लिम नाम की पार्टियां बनी या मुसलमानों ने मुसलमानों के नाम पे पार्टियां बनाई, उनको मुसलमानों ने खुद ही मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, मुस्लिम मजलिस हो, या फिर दूसरी पार्टियां, पीस पार्टी है, उलमा काउंसिल है, यहाँ तक कि डॉक्टर फरीदी की मुस्लिम मजलिस को मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया। तो मुसलमानों ने कभी मजहब की बुनियाद पर वोट देना जरूरी नहीं समझा। इत्तफाकिया तौर पर कहीं कहीं या उम्मीदवार की बुनियाद पर वो मजहब के उम्मीदवार को देखते हुए मजहब की बुनियाद पर वोट देते रहे हैं। जहाँ तक आपने MY की बात की, यानी मुस्लिम और यादव, इस बार उत्तर प्रदेश के लीडर अखिलेश यादव ने MY के बजाय दूसरा एक इत्तेहाद बनाया, दूसरा फार्मूला बना, जिसमें PDA उन्होंने नाम दिया, PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी अकलियत। तो उन्होंने इन तीन बरादरियों और तीन तबकात को लेकर के ये इत्तेहाद बनाया और उस इत्तेहाद की तरफ ये PDA के लोग जो है वो झुके और इस तरह से उसको कामयाबी हासिल हुई। सोहेल साहब, लास्ट पे एक चीज़, अगर हम पार्टियों के रवैये की बात करते हैं, इस दफ़ा के इलेक्शंस में हमने देखा कि किसी भी पार्टी ने मुसलमानों को खास अहमियत नहीं दी। इसकी क्या वजह रही? असल में 2014 के बाद से जो मौजूदा हुकूमत है उसने कुछ ऐसे हालात बना दिए अपने हिंदू वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। उन्होंने मुसलमानों, जैसा कि तजज़ियाकारों का कहना है कि उन्होंने मुसलमानों को एक दुश्मन के तौर पे पेश किया हिंदुओं के सामने, और फिर कांग्रेस पार्टी को, दूसरी अपोजिशन पार्टियों को यह कहना शुरू कर दिया कि ये मुसलमानों की पार्टी है। एक बार 2014 के इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस हार गई थी तो साबिक मरकजी वजीर AK एंटोनी ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस वजह से हारी है कि उसने मुसलमानों के लिए ज्यादा प्रोग्रामों का ऐलान किया। तो बेसिकली जो ओरिजिनली जिस तरह की फजा बनी वो मुसलमानों के लिए साजगार नहीं रही और इस वजह से ये पार्टी उसके अगेंस्ट नहीं। बहुत शुक्रिया सोहेल अंजुम, आप हमारे साथ थे न्यू दिल्ली से। ओके, बहुत शुक्रिया। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।